Hello everyone, I'm Jasina Perez and I welcome you all to this week's most important topic. तो इस हफ्ते में हमने एक important topic की चर्चा की थी. We call this the series of MIT, that is most important topic. And जो भी important topics होते हैं, so one such important topic को highlight किया जाता है through this video. So if you have watched, this whole week, we saw one important issue that has come up and that was an earlier judgment और उसको कुछ changes किए गए हैं. So we are going to understand this in a little more detail because this can be asked like a passage in your CLAT exam in CLAT 2027. Now what is this topic about? As you can see on the board, it is with regard to the Aravalli ranges. So we're going to understand some basic facts about the Aravallis. हम जानेंगे कि क्या changes हो रहे हैं Aravallis में as well as the recent Supreme Court judgment. Right? With that being said, let's start with the video. तो यहाँ पे we're going to firstly understand about these Aravalli ranges. ये कहाँ पे exactly स्थित हैं, कौन से states को लगते हैं ये, and we'll also understand some basic geography related information about it. So let's start with the geological origin कैसे हुआ. Now we consider the Aravallis to be the oldest mountain system. On the other hand, can you tell me which is the youngest माउंटेन सिस्टम्स इन इंडिया? यंगेस्ट कौन सा है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. सो ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम कौन सा है? द अरावली रेंजेस, राइट? 2000 मिलियन ईयर्स ओल्ड. एंड अगर हम पीरियड की बात करें, डू दे कम इन प्री कैम्बियन, कैम्बियन, जुरासिक, कौन से पीरियड में आते हैं? दे आर सेट टू कम इन द प्री कैम्ब्रियन एरा, ओके, विच इज 2000 मिलियन ईयर्स अगो. बहुत पुराना ये यू कैन से इसका ओरिजिन है. फर्दर, it was formed during the Aravalli Delhi orogeny. We talk about जैसे वो ऊपर आए, right? So the fall that did come and this led to the formation of the Aravallis, and the present form is highly eroded remnants of the ones much higher age. So इससे भी ये tall हुआ करते थे, and now we find that there has been some degradation that has happened और अभी we see the Aravalli range. So अगर हम देखें कौन से states को लगते हैं, so we have गुजरात से लेके दिल्ली तक. This is the range that we talk about, which is about 800 kilometers, right? So this is कौन से states हैं? We have गुजरात, then राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा. ठीक है? So गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये 4 states को यहाँ पे अरावली ranges होते हैं. Now there are different peaks. When you talk about a range मतलब it consists of a series of mountains, right? Series of peaks, series of hills. तो सबसे टॉलेस्ट पीक कौन सा है अरावली रेंज का? तो उसका आंसर है गुरु शिखर. एंड आपने सुना होगा माउंट आबू, द फेमस बोर्डिंग स्कूल, राइट? माउंट आबू. सो ये जो गुरु शिखर हम देखते हैं, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावलीज, रेंजिंग एट 1722 मीटर्स. नाउ अगर हम देखें हाउ इज दिस सिग्निफिकेंट फॉर द क्लाइमेट ऑल्सो, इसका सिग्निफिकेंस ऐसा है कि हम देखते हैं ये एक नेचुरल बैरियर की तरह बिहेव करता है. स्पेशली अगर हम देखें द थार डेजर्ट. नाउ थार डेजर्ट जो है हम देखते हैं राजस्थान, ओके, कि अगर हम वेस्टर्न साइड में देखें तो थार डेजर्ट का एक बड़ा सा एरिया है. नाउ ये डेजर्ट को रोकने के लिए, ताकि फर्दर डेजर्टिफिकेशन ना हो, ये अरावली रेंजर्स एक बाधा बनाती हैं. सो दे क्रिएट लाइक अ बैरियर सो दैट द थार डेजर्ट डज नॉट मूव फर्दर ईस्टवर्ड. ठीक है? सो दैट इज लाइक अ नेचुरल बैरियर दैट दे क्रिएट. फर्दर डिग्रेडेशन हैज क्रिएटेड गैप्स. यहाँ पे हम देखते हैं विद रिगार्ड टू द डस्ट स्टॉर्म्स, द एयर पोल्यूशन, है ना, ये जो माउंटेन्स हैं ये भी एक स्टॉप देते हैं. ओके, लेकिन फर्दर हम देखते हैं डिग्रेडेशन हो रहा है इन पर्टिकुलर अरावली रेंजेस का. सो लेट्स सी विद रिगार्ड टू द मैप, तो बेटर पिक्चर हो जाएगा आपके लिए. सो स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात से लेके हरियाणा से लेके दिल्ली तक, दीज आर योर अरावली रेंजेस. ठीक है? सो दिस इज द रीजन where you find the Aravalli ranges located. Now, let's understand with regard to how are they important in terms of the other geographical aspects. So यहाँ पे हम देखते हैं ये जो जोन पे लाई करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट राजस्थान, गुजरात, ये सेमी एरिड जोन कहते हैं बिकॉज यहाँ पे ड्राई रीजन्स ज्यादा होते हैं, राइट? सो सेमी एरिड जोन की बात करें जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम मिलता है, विच इज अबाउट 500 to 700 millimeter rainfall, एंड यहाँ पे वी फाइंड दैट इट क्रिएट्स एज अ वाटरशेड डिवाइड. ठीक है? कौन से रिवर्स या कौन से जगह के बीच में वी फाइंड
द अरेबियन सी ड्रेनेज और बे ऑफ बंगाल के बीच में इट क्रिएट्स लाइक अ डिवाइड बिटवीन द टू. नाउ फर्दर अगर हम देखें बायोडाइवर्सिटी भी ये सपोर्ट करता है. सो यहाँ पे वी हैव अ लॉट ऑफ dry deciduous forests that are there rich in biodiversity, grasslands, wetlands. ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे national parks, wildlife sanctuaries स्थित है. So again it supports a lot of biodiversity, a lot of species. So we find 22 ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है यहाँ पे एंड 3 ऐसे टाइगर रिजर्व्स भी पाए जाते हैं यहाँ पे. सो वी फाइंड अ नंबर ऑफ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स. यू फाइंड द टाइगर्स, यू नो द लेपर्ड्स, बहुत सारा वाइल्ड लाइफ, यू नो सफारी भी होता है. सो वी फाइंड दैट इट इज वेरी सिग्निफिकेंट इवन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द स्पीशीज. फाइनली अगर हम देखें एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड के लिए कैसा ये बेनिफिशियल है, वी फाइंड दैट मोस्टली दे आर रेन फेड सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि यहाँ पे कैसे टाइप ऑफ एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं. दिस इज द सबसिस्टेंस और मेनली जो भी रेनफॉल मिलता है उससे ये एग्रीकल्चर यहाँ पे परफॉर्म करते हैं. एज वेल एज क्रॉप्स जैसे कि बाजरा, मेज, व्हीट, ऐसे क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होते हैं. So you talk about it is also giving in employment opportunities. It is also giving us forest के resources हमको देते हैं. So we find that Aravallis का बहुत ज़्यादा significance है. Now if you talk about we just listed down for you the river and the wetlands of the Aravallis. मतलब कौन से rivers यहाँ पे मिलते हैं. So अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा स्टेट में जो अरावली का पार्ट है वहां पे यू हैव द सबी एंड द इंदौरी रिवर. ठीक है, एंड एक बर्ड सैंक्चुरी कॉल्ड एज द सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी. तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि सुल्तान बर्ड सैंक्चुरी कौन से स्टेट में है, तो आपको याद रखना है कि ये हरियाणा में पाया जाता है. देन वी हैव राजस्थान. राजस्थान में कौन से रिवर्स यू विल फाइंड इन दिस रीजन? यू हैव द लूनी, द जवाई, द कांटली, the Banganga, Banas, Beraj, Kothari, Banas, that's west, there are 2 parts of it, and Mansi, Vakkal, Jakam, Mahi. ठीक है, so again we find that ये जो rivers हैं either they will flow towards the Arabian Sea or there are some rivers that go all the way to the Bay of Bengal. इसीलिए हमने देखा था watershed divide. एंड यहाँ पे कौन से अगर हम देखें वेटलैंड्स पाए जाते हैं, एक है सिलीसर लेक और दूसरा है द सांबर लेक. उसके बाद अगर गुजरात की बात करें, here we have the Banas, the Sabarmati and the Arjuni river. ठीक है, and with regard to the Delhi we find the wetlands called as the Asola Bhati wildlife sanctuary. So यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? You need to remember the wildlife sanctuaries. ठीक है, the wetlands that are there, the bird sanctuaries और कौन से स्टेट में पाए जाते हैं. You can also get like a match the following because अगर आप देखो ALET के एग्जाम में बहुत सारे ऐसे match the following kind of questions आ जाते हैं. So you need to know about the rich geography, the diversity of India. Let's proceed to understand some more significance, जैसे कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट में अरावलीज कैसे हमको सपोर्ट करते हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं there are about 70 plus minerals यहाँ पे पाए जाते हैं. told you rich in forest resources that you talk about. Okay, along with resources you also find number of minerals, okay, metals that are found like zinc, lead, silver. तो अगर हम माइनिंग करें तो हमको ये मिनरल्स भी हमको मिल सकते हैं. फर्दर राजस्थान में सबसे ज्यादा, सो अगर दे आस्क यू कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा अरावलीज पाए जाते हैं, देन द आंसर वुड बी राजस्थान व्हिच टॉक्स अबाउट 80%. राइट, तो माइनिंग जो है ये एक मेजर एक्टिविटी यहाँ पे कर सकते हैं जिसके कारण हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है. फर्दर इफ यू टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल एंड अर्बन प्रेजेंस, सो माइनिंग करने के बाद जो रिफाइनिंग और सब होती है, जो फैक्ट्रीज बनती है, इससे अगर हम देखें इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सकता है. सो मेजर सिटीज की बात करें, दे आर इन दी vicinity of the Aravalli ranges. We talk about they support industries like automobiles, textiles, IT. ये सब industries grow कर सकते हैं in this around this region. अगर हम हेरिटेज वैल्यू की बात करें, कल्चरल वैल्यू की बात करें, we find a number of UNESCO sites that are also there. जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, World Heritage Sites, they are this particular creation of the UNESCO that started in the year 1972. UNESCO क्या करता है? According when it gives the status of the World Heritage Site, उस जगह का कोई significance होता है either to the culture, ठीक है, ताकि वो प्रिजर्व करना चाहते हैं आगे की पीढ़ी के लिए. उसका जो नॉलेज है, उसका जो उसका जो मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट वांट्स टू प्रिजर्व, इट वांट्स टू कंजर्व इट सो दैट फ्यूचर जनरेशंस आल्सो गेट द इंफॉर्मेशन. सो ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हमारे जो पूर्वजों ने जो कोई स्ट्रक्चर बनाया है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने के लिए टैग मिलता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो इंडिया में वी गॉट अ टोटल ऑफ 44 साइट्स. कितने साइट्स है?
44 साइट्स. ओके, नाउ यहाँ पे कहा जाता है कि इन 44 साइट्स में यू फाइंड सम इन चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़. ठीक है, ये जो फोर्ट्स अगर हम बात करें, दे आर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को, और ये भी कहाँ पे पाए जाते हैं, अगेन इन दी अरावलीज के विसिनिटी में. वी ऑल्सो फाइंड रिलीजियस सेंटर्स दैट आर फाउंड इन दिस रीजन कॉल्ड एज द पुष्कर, अजमेर, माउंट आबू, है ना, रनकपुर शरीफ, ये सब भी मिल जाते हैं यहाँ पे. एंड ऑफ कोर्स इफ यू टॉक अबाउट, इट्स नॉट जस्ट वन रिलीजन वी आर टॉकिंग अबाउट, बट अ नंबर ऑफ रिलीजन्स की. अगर हिंदू फोर्ट्स की बात करें, वी टॉक अबाउट हिंदू टेम्पल्स, इस्लामिक रीजन्स, वी टॉक अबाउट जैन ट्रेडिशंस, इन सबको ये हाईलाइट करता है. सो इट्स टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ कल्चर, इट्स टॉकिंग अबाउट यू नो ज्योग्राफी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, इट्स टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी. तो ये बहुत सिग्निफिकेंट एक रेंज हमने अभी देखा है. नाउ लेट्स कम बैक टू द whole issue. Why are we talking about the Aravalli ranges? Now that is because November 2025 में, okay, there was a judgment with regard to a new definition for the Aravallis. Aravallis के लिए एक नया definition Supreme Court of India ने दिया. अब ये definition क्या है, आइए जान लेते हैं. Definition ये है कि अगर हम देखें दो अरावलीज की बात करें, अरावली पीक्स की बात करें, यहाँ पे ये रेंज का यू नो ये वी विल कंसिडर देम एज अ रेंज इफ दे आर विद इन 500 मीटर्स. मान लो अगर ये थोड़ा दूर है, देन दे विल नॉट बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द अरावली क्लस्टर. ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन हमको मिलता है. द सेकेंड डेफिनेशन दैट वी टॉक अबाउट इज, अगर तुम्हारा अरावली का जो पीक है, ठीक है, ये 100 मीटर्स से कम है, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन पार्ट ऑफ द अरावलीज. मतलब थ्रेशोल्ड क्या है, 100 मीटर का हाइट. ठीक है, इससे कम होगा, देन इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट. सो ये रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट रह चुका है, वेयर इट टॉक्ड अबाउट अ यूनिफॉर्म, अ साइंटिफिक डेफिनेशन कि अरावलीज में कौन से रीजन्स को हम काउंट करेंगे. ठीक है ना, व्हाई डू यू थिंक ये एक डेफिनेशन दिया गया था? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन दैट वी अंडरस्टैंड? ताकि क्लैरिटी हो, ऑब्जेक्टिविटी हो और माइनिंग से रिलेटेड. वी अंडरस्टूड कि बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जिंक एंड निकेल एंड आयरन एंड स्टील एंड सो ऑन, राइट. तो यहाँ पे हम देखते हैं इस माइनिंग को कंट्रोल करने के लिए कि कौन सा लैंड माइन कर सकते हो, कौन सा नहीं. दिस वाज रिक्वायर्ड, ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन वाज रिक्वायर्ड, राइट. नहीं तो ऐसे ही हम माइनिंग और सब एक्सट्रैक्ट और सब करेंगे, which will of course have bad effects on the environment. फर्दर इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए ऐसा एक डेफिनेशन रिक्वायर्ड था, ताकि जो भी हम इकोनॉमिक चेंजेस कर रहे हैं, दे शुड बी वेरी कंट्रोल्ड, दे शुड बी रेगुलेटेड. सो दैट इज व्हाई वी सी दैट द सुप्रीम कोर्ट गेव अ डेफिनेशन. यहाँ पे बताया गया है कि माइनिंग पे बैन है फॉर सर्टेन एरियाज. नाउ व्हाट आर दीज एरियाज, जल्दी से देखते हैं. दीज एरियाज आर कॉल्ड एज द कोर और द इनवायलेट एरियाज. क्या एरियाज को कहते हैं? इसको कोर या इनवायलेट. नाउ व्हिच आर द कोर एरियाज? अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, राइट, तो टाइगर रिजर्व में माइनिंग तुम नहीं कर सकते. सो टाइगर रिजर्व्स में माइनिंग अलाउड नहीं है. कोई प्रोटेक्टेड एरियाज है, कोई स्पीशीज का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कोई यू नो इकोसिस्टम का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उन रीजन्स को विच इज डेजिग्नेटेड बाय द सेंटर एज प्रोटेक्टेड एरियाज, वहां पे तुम माइनिंग नहीं कर सकते. फर्दर इको सेंसिटिव जोन्स, अगेन दोज जोन्स दैट आर वेरी फ्रेजाइल, ठीक है, वहां पे तुम माइनिंग नहीं कर सकते. एंड फाइनली वेटलैंड्स, ओके, जो यहाँ पे पानी से रिलेटेड कोई जगह है, मे बी इट कुड बी लाइक अ बर्ड सैंक्चुरी, कोई जगह पे जहां पे कोई पानी का एक वाटर बॉडी लोकेटेड है, या अगर हम देखें कोई लेक है, रिवर है, पॉन्ड है, तो वो भी एक वेटलैंड में आता है. एनीथिंग रिलेटेड टू अ वाटर बॉडी, राइट, वेटलैंड, तो ये रीजन्स में तुम माइनिंग नहीं कर सकते. सो दीज आर कॉल्ड द कोर, द इनवायलेट एरियाज. सो दिस वाज द basic judgment that was given by the Supreme Court in the year in a couple of months ago in November 2025. तो यहाँ पे एक्सेप्शंस भी लगाए हैं. बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस ये भी देखते हैं. एक्सेप्शंस ये है कि एटॉमिक मिनरल्स, ओके, जो भी मिनरल्स पार्ट बी में आते हैं उनको अलाउ किया जाए. व्हाई डू दे अलाउ सर्टेन मिनरल्स ओनली? बिकॉज नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ. ठीक है, तो इसीलिए इन मिनरल्स को माइनिंग करने के लिए अलाउ, बिकॉज दे आर मेनली यूनिक विच आर नॉट फाउंड इन एनीवेयर अदर देन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो इसीलिए अगर ये इंपॉर्टेंट है तो इसकी माइनिंग हम अलाउ करें एज एन एक्सेप्शन.
फर्दर सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, क्रिटिकल मिनरल्स अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल डेवलपमेंट, यू कैन से द सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये दो चीज के लिए अगर कोई मिनरल बना है तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल। इंडिया ने ऐसे 30 मिनरल्स को क्लासिफाई किया है एज critical minerals. Okay, there are how many minerals that are notified by the government? 30. वैसे अलग कंट्री के अलग नंबर्स हैं, जापान का कुछ और होगा, यूके का कुछ और होगा, इंडिया के लिए we have 30 such minerals like lithium, cobalt, nickel, right? So these are certain minerals that we have classified कि ये important है, और अगर ये नहीं मिलता है then we will have a bigger problem. So that is called as critical minerals. उसके अलावा we have minerals that are listed in the 7th schedule. Now there is an act called as the MMDR Act, Mines and Mineral Development Act. Okay, ये 1957 का है, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस नोटिफाई की है. So इनके 7th schedule में जो भी मिनरल्स हैं वो अलाउ करते हैं माइनिंग के लिए. So these are certain exceptions for mining. ठीक है. Now let's proceed to understand the definition once again. Definition ये है कि जो 100 मीटर से ज्यादा होने चाहिए टू कंसिडर देम एज अरावली हिल. अरावली हिल को कंसिडर करने के लिए व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल? मोर देन 100 meters. If it is less than 100 meters, not considered as Aravalli Hills. Clear? For the local relief measured under the lowest contour line encircling the link. So यहाँ पे जो relief की बात की है, यहाँ पे we talking about certain definition. Further, protects, covers the entire hill system, slopes associated irrespective of the height. पर यहाँ पे protection जो हम बात कर रहे हैं, ये entire hill system की कर सकते हैं. We're not only talking about the slopes, it talks about everything with regard to the slopes. Further, अरावली रेंज की बात करें, अरावली रेंज की बात करें, then what is considered as अरावली रेंज? As I said, 500 meters के अंदर होने चाहिए. So the ones that are located at a far off distance, more than 500 meters, will not be considered as a part of Aravalli range according to this definition, right? So ये intervening area, slopes, smaller hillocks, इसको भी count करेगा, but as long as it is within 500 meters. तो ये part होता है Aravalli range का. Now, कोर्ट की डायरेक्शंस ये क्यों दिए गए हैं, ये सब भी देखते हैं. नाउ वी फाइंड इन द प्रेजेंट टाइम्स, अभी रिसेंटली दिसंबर में ये न्यूज में था, ओके, दिसंबर 30 या 31 के डेट में हमने ये आर्टिकल देखा था, यानी इसी हफ्ते देखा था कि ये जो जजमेंट था इसको पॉज पे किया गया है, इसको यहाँ पे होल्ड पे रखा है, ये जो अरावली का नया डेफिनेशन, इसीलिए ये वापस चर्चा में आया है. सो अंडरस्टूड. ये नवंबर में डिक्री आई थी, जजमेंट आया था, उसके बाद हम देखते हैं इस हफ्ते व्हाट इज द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट. रीसेंट कॉन्टेक्स्ट दैट दिस न्यू डेफिनेशन हैज बीन पुट ऑन होल्ड, इट हैज बीन पुट ऑन पॉज. ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर द कोर्ट डायरेक्शंस. कोर्ट ने टेम्पररी बैन किया है ऑन द न्यू माइनिंग लीजेस, ठीक है, which are covered by the definition. अभी बोला है कि चलो माइनिंग जो भी अलाउ कर रहे थे हम according to the definition that was given in November 2025, इस पे इवन दो हमने दिया है सर्कुलर टू अलाउ माइनिंग, हम इस पे थोड़ा बैन लगा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज अभी भी दिस हैज नॉट बीन फाइनलाइज्ड. फर्दर द बैन कंटिन्यूज अंटिल अ मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग. एक प्लान हम बना रहे हैं, ओके, टू एंश्योर it goes on very smoothly, the mining goes on very smoothly, there is no ill effects to the environment. तो ये प्लान कौन बनाएगा? ये प्लान बनाएंगे the Indian Council of Forestry Research and Education, ICFRE. ठीक है, तो ये प्लान जो है ये क्या इंक्लूड करेगा? The plan must have नो माइनिंग जोन्स को आइडेंटिफाई करेगी कि कौन से जोन्स में तुम माइनिंग नहीं कर सकते. जैसे हमने देखा था तो कोर इन वायलेट एरियाज, वैसे जोन्स ऐसे बनाएंगे जहां पे तुम माइनिंग नहीं कर सकोगे. स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड माइनिंग एरियाज, जहां पे तुम माइनिंग कर पाओगे, ठीक है, ये एरियाज हाईलाइट करेगी ये प्लान. फर्दर सेंसिटिव हैबिटेट एंड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, ओके, ये मार्क करेगी. क्यूमुलेटिव इकोलॉजिकल इंपैक्ट, यानी कि माइनिंग करने के बाद क्या होगा इसका इंपैक्ट. What is the carrying capacity of the region? कितना ये अलाउ कर सकती है, तो ये सब प्लान हाईलाइट करेगा. रिस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन. फर्दर अगर तुम किसी रीजन को यहाँ पे माइन कर रहे हो, फर्दर इफ एट ऑल इट्स क्रिएटिंग सम बैड इफेक्ट्स फॉर पीपल दैट आर लिविंग अक्रॉस दैट रीजन, और इट्स क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम फॉर द एनवायरमेंट, तो आप इसके
इसके बिहाफ में क्या चेंजेस करोगे, ठीक है, हाउ आर यू गोइंग टू एंश्योर restoration, how are you going to ensure rehabilitation of the bad things that you have done for this particular region. तो इसीलिए ये प्लान इंक्लूड करना चाहिए, ये कोर्ट के डायरेक्शंस है। तो कोर्ट का अप्रोच यही है कि वो ब्लैंकेट बैन नहीं करना चाहती कि माइनिंग मत करो, बिकॉज इट नोस दैट माइनिंग करने से हमको डेवलपमेंट भी आ जाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे यहाँ पे वी सी द इफेक्ट्स दैट आर देयर, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। सो यहाँ पे इट इज अ वेरी open-ended approach that is given by the government, by the Supreme Court, and it's saying that they encourage it's not, you know, is saying that okay, mining जो है ये regulated होना चाहिए, करो but regulated होना चाहिए। So the existing legal mining में strict regulation कर रहा है, जो new mining पे अभी temporary pause लगाया गया है, and ecological sensitive areas पे परमानेंट प्रोटेक्शन दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे नो माइनिंग जोन्स का भी आइडेंटिफिकेशन करना चाहती है हमारी सुप्रीम कोर्ट। सो दिस इज हाउ द सुप्रीम कोर्ट इज प्लेइंग अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच बिटवीन डेवलपमेंट एंड बिटवीन द इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन। सो एक जगह पे बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करना है, दूसरी जगह पे इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। सो दिस इज लाइक यू नो टू साइड्स ऑफ अ कॉइन दैट वी सी, एंड वी नीड टू ट्रेड वेरी केयरफुली व्हेन इट कम्स टू दिस। नाउ अर्लियर इंटरवेंशन, यानी इससे पहले क्या क्या चेंजेस किए गए हैं हमने अरावलीज में, ये भी देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1990s। ओके, तो द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राइट, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, यहाँ पे क्वेश्चन टू यू, कौन है करंटली द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट? मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट कौन है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सो यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट, इन्होंने लिमिट किया था माइनिंग, ओके, सैंक्शन प्रोजेक्ट्स इन द, जो भी प्रोजेक्ट्स है बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड तरीके से इन्होंने काम किया, सो दैट माइनिंग यू नो अनरेगुलेटेड ना हो या यू नो ओवरली ना करे। सो दैट इज द केस वी सी द रिस्ट्रिक्शंस दैट हैड प्लेस्ड बाय द मिनिस्ट्री। पुअर एनफोर्समेंट था, लेकिन स्टेट्स जो थे राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, राइट, यहाँ पे हम देखते हैं इन्होंने बहुत सारे वायलेशंस प्रॉपर्ली देखा नहीं, माइनिंग और सब होता रहा, which led to of course ill effects to the environment. Now डेफिनेशंस कैसे थे? डेफिनेशंस की बात करें, ओनली राजस्थान हैड अ डेफिनेशन जो 2002 स्टेट कमिटी रिपोर्ट में बताया गया था, बट इट वाज नॉट फॉर द अदर स्टेट्स, ओनली राजस्थान। सो हियर वी फाइंड दे यूज द रिचर्ड मर्फी लैंडफॉर्म क्लासिफिकेशन, और ये डिफाइन करता है एज लैंडफॉर्म्स राइजिंग 100 मीटर। सो दिस इज कॉल्ड द रिचर्ड मर्फी लैंडफॉर्म क्लासिफिकेशन। हाउ कैन यू कंसिडर इट एज अ हिल? अगर उसका जो ऊंचाई है इट हैज टू बी 100 meters and above. Now mining was banned on hills and their supporting slope, और अगर ऐसे hills को यहाँ पे तो माइन नहीं कर सकते। Is that clear? Now if you talk about 2009 में further, so ये 2002 में हमने देखा रिपोर्ट आया, उसके बाद we talk about 2009. 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग पे बैन किया था, एंड इन दिस वी सी अ ब्लैंकेट बैन किया था ऑन माइनिंग इन फरीदाबाद, मेनली इन गुरुग्राम, मेवात यानी हरियाणा रीजन पे, बिकॉज अगेन इलीगल माइनिंग का इशू यहाँ पे उभर आया। सो माइनिंग वाज बैंड बाय द सुप्रीम कोर्ट, वेयर इन विच स्टेट? मेनली इन हरियाणा के पॉकेट्स में ऑफ द अरावलीज। सो हियर वी फाइंड इन 2024 क्या चेंजेस हुए हैं। 2024 में हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेश डायरेक्शन दिए हैं कि माइनिंग जो लीजेस है इसको प्रोहिबिट किया जाए, यानी नए कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मत कर लीजिए। 2024 का ये डायरेक्शन है, ओके, और रिन्यूअल और सब अभी बंद कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट चेंज पे यहाँ पे असर हो रहा है, वी टॉक अबाउट डिग्रेडेशन हो रहा है अरावलीज का, इसीलिए इन्होंने प्रोहिबिट किया कि नए लीजेस मत दो, एंड एज वेल एज द डायरेक्टर द सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी, CEC एक कमिटी बनाई थी ताकि एक डिटेल एग्जामिनेशन करे कि व्हाट हैज बीन द इफेक्ट्स ऑफ माइनिंग इन द अरावलीज, राइट। उसके अलावा ये रिकमेंडेशन दिया था इस कमिटी ने 2024 में ही, और इस कमिटी ने कहा पूरा एक मैपिंग किया था, साइंटिफिक मैपिंग अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, प्रॉपर मैपिंग किया था, and we see that they conducted an environmental impact assessment. अभी environment impact assessment क्या है? When we talk about environment impact assessment, they check what are the effects of particular mining, okay, or particular project, यानी कि मान लो आप एक रिसोर्ट बनाना चाहते हो एक फॉरेस्ट रीजन पे, तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है,
यानी कि उसके एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, उनके लोगों पे क्या असर पड़ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पे या इकोनॉमिक सिस्टम्स में क्या असर पड़ रहा है, ये सब असेस करते हैं, इसका इम्पैक्ट देखा जाता है, कॉल्ड एज द EIA। ये जो कॉन्सेप्ट है 1960s में यूएस में ये आया था, ये कॉन्सेप्ट यूएस में आया था 1960s में, एंड स्लो एंड स्टेडी 2006 में इंडिया ने पहली बार EIA के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया था। सो द फर्स्ट टाइम वी डिड इट वाज व्हेन वी हैड प्रॉपर रूल्स इन 2006। ठीक है, before that it was of course unregular, not done in a proper fashion, but 2006 से we've taken it very seriously. So draft rules आए थे 2006 में। Now there again we say no new leases were given, okay, mapping impact studies are completed. So यहाँ पे कोई भी नया प्रोजेक्ट्स ना करे, CEC ने रेकमेंड किया, तब जब तक प्रॉपर हमारे पास डेटा नहीं मिलता। So now let's talk about how are we also looking at the protection of the Aravallis. Now this is called the Green Wall Initiative. ये बहुत ही important है और ये इंस्पायर्ड है अफ्रीका में एक डेजर्ट रीजन है, which is the desert region, the Saharas, right? ये अफ्रीका में है। Now just like Thar, okay, is in India, one of the deserts, main deserts, Sahara of course is an important desert if we talk about in Africa. तो ये भी desertification spread हो रहा है, राइट, लैंड बहुत ड्राई हो रही है, तो इसको बंद करने के लिए दे डिसाइडेड टू क्रिएट लाइक अ ग्रीन वॉल, ओके, इन अफ्रीका, ताकि ये फर्दर डाउन वाले जो कंट्रीज है उसमें स्प्रेड ना हो। सिमिलरली थार का जो डेजर्टिफिकेशन है, ड्राइनेस है, ये दूसरे स्टेट्स को स्प्रेड ना हो, इसीलिए ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नाउ दिस वाज ऑफ 1400 लॉन्ग, 5 किलोमीटर का विथ, ओके, ग्रीन बेल्ट बनाए जाएंगे अक्रॉस द स्टेट्स वेयर अरावलीज आर, विच इज गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एंड ये टारगेट कर रहा है अबाउट 1.1 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2027। तो ये टारगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लीज नोट इट डाउन। 1.1 मिलियन हेक्टेयर्स, कितना ये लैंड बनाएंगे, ये बेल्ट बनाएंगे, कौन से ईयर तक, बाय 2027, जिससे डेजर्टिफिकेशन कम होगा, डस्ट स्टॉर्म्स बंद होंगे, एयर पोल्यूशन कम होगा, और जो क्लाइमेट चेंज पर स्ट्रेस है वो भी कम होगा, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द दिल्ली NCR रीजन। फर्दर इस जो डेफिनेशन की बात करें, जो 500 एंड जो 100 मीटर्स वाला जो है, व्हाट इज द डेफिनेशन दैट वी टॉक अबाउट यहाँ पे, ओके, व्हाट आर द क्रिटिसिज्म्स दैट आर देयर हियर। सो एक यहाँ पे क्रिटिसिज्म ये है कि जो मेजर लैंडस्केप्स है इसको एक्सक्लूड किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे वी by doing this 500 and doing this 100 मीटर, यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि जो 100 मीटर से कम है उसको आप प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हो, राइट? सो दैट इज वेयर द मेजर लैंडस्केप्स विल बी एक्सक्लूडेड, बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर हम देखें एनवायरनमेंट में नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण डिग्रेडेशन भी होता है। सो दिस हैज लेड टू ऑफ कोर्स श्रिंकिंग एंड डिग्रेडिंग ऑफ दीज सिस्टम्स, द रेमिनेंट्स। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन 90% ओके ऑफ अरावली सिस्टम जो है ये इंक्लूड नहीं होगा अरावली के डेफिनेशन में, और अगर इंक्लूड नहीं होगा यानी कि तुम माइनिंग कर पाओगे। सो दैट इज द क्रिटिसिज्म दैट वी फाइंड। सेकेंड इज द इकोलॉजिकल रिस्क। Now यहाँ पे we talk about when you are considering the new definition of the Aravallis, इससे impact यही होगा कि जो आपके dust pollution, air quality, climate regulation, groundwater recharge, ये सब भी affect होगा, because again you're going to allow the other things of mining, making more activities, human intervention ज़्यादा होगा in regions में. So again that will be creating a risk for the Delhi NCR region. माइनिंग थ्रेट वी कैन ऑल्सो रिलेटेड टू द फर्स्ट पॉइंट, जहां पे ओपन टू माइनिंग होगा, ये सब रीजन्स, अर्बनाइजेशन, कंस्ट्रक्शन, ये सब स्टार्ट होगा, जिसके कारण जो एनवायरनमेंट पे ज्यादा यहाँ पे दबाव होगा। वी विल ऑल्सो फाइंड दैट ग्रेटर अर्बनाइजेशन, ग्रेटर पोल्यूशन, ग्रेटर इल इफेक्ट्स ऑफ दिस विल बी विजिबल इन द अरावलीज। एंड फाइनली वी टॉक अबाउट ignoring the ecological continuity. We talked about the 500 meter वाला range, right? तो यहाँ पे because of this definition that is given by the Supreme Court, the definition is saying कि 500 meter से ज़्यादा है तो तुम अरावली range का part नहीं हो। Now this will lead further to disrupting the continuous ecological systems, right? यहाँ पे जो पहले systems में
काउंट करते थे, लेकिन अभी तुम बोल रहे हो कि दूर है तो मत काउंट करो. सो ये जो कंटिन्यूस सिस्टम पहले क्रिएट करता था, उसको ये अगेन इट्स क्रिएटिंग लाइक एन ऑब्स्ट्रक्शन. सो दीज आर द क्रिटिसिजम्स दैट वी हैव फाउंड. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट desertification ज़्यादा होगा because again you're not counting them into Aravallis. We can talk about the groundwater recharge at risk because you are going to allow the misuse of the groundwater, right? As well as ये further और भी dry होगा, especially अगर हम राजस्थान की बात करें, where the 80% of Aravallis are located. And of course, it all depends on the implementation and the enforcement. अगर again corruption and everything seeps in, then it's another problem where you will find that illegal mining और सब और भी इसको इल इफेक्ट्स में उसके नेगेटिव प्रभाव हम देख पाएंगे. Now what if I have to end this particular discussion, I would only like to add कि what can we do? Okay, we can see what are the measures that we can do to strengthen the Aravallis. तो ये मैं last just a food for thought में add करना चाहती हूँ, and by that we can end the session. So here we will find साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन. मैप करो, जैसे सीईसी ने रेकमेंड किया था, कौन से माइनिंग कर सकते हो, कौन से नहीं कर सकते हो, कौन से एक्सेप्शंस है, ये प्रॉपर हाईलाइट होने चाहिए. ओके, बेस्ड ऑन व्हाट इज द रिस्क दैट इज टू द एनवायरनमेंट. अगेन वी टॉक्ड अबाउट द EIA. ओके, जब भी माइनिंग करो या ऐसे कोई ह्यूमन एक्टिविटी हो तो प्रॉपर असेसमेंट करना चाहिए कि इसको एनवायरनमेंट पे कैसा प्रभाव होता है. द सेकेंड इज इलीगल माइनिंग तो पहले बंद करो. जो भी माइनिंग है वो प्रॉपर डिटेल्ड और प्रॉपर रिपोर्ट्स के साथ यहाँ पे होनी चाहिए, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए. देयर शुड बी प्रॉपर डेटा, प्रॉपर रिकॉर्ड, एंड ऑल ऑफ दैट टू बी यूज्ड विद प्रॉपर टेक्नोलॉजी, राइट. सो ये टेक्नोलॉजी ऐसे भी होनी चाहिए जो यहाँ पे मिसयूज नहीं करना चाहिए एनवायरनमेंट को. सो यूजिंग ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी, ताकि प्रॉपर माइनिंग यहाँ पे हो एज वेल एज इलीगल माइनिंग बंद हो. इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, अगर आप माइनिंग भी कर रहे हो, ensure that there is proper restoration. Go back to our older systems of water restoration, जैसे कि अगर हम तंकाज, जलाराज, तालाबंदी से ये जो वाटर रिस्टोरेशन, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो भी है ये भी खत्म हो रही है बिकॉज वी आर रिमूविंग द ट्रीज एंड सो, तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट भी ज्यादा हो रही थी. सो दे आर टॉकिंग अबाउट रिवाइव आवर ओल्डर सिस्टम्स ताकि ग्राउंड वाटर कम ना हो. फाइनली विंड इरोजन, ओके, सैंड ड्रिफ्ट कंट्रोल, ये जो भी हो रहा है इसको भी हम को चेक करना चाहिए बाय इंश्योरिंग वेजिटेशन कवर, यानी ट्रीज कट जो है, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट. यू नीड टू इंक्रीज द वेजिटेशन कवर. ओके, और यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिया है कैलोगनिम एंड अकाशिया का. सो दीज आर द स्पीशीज, ताकि जो विंड है, जो भी डिग्रेडेशन है वो ना हो. एंड फाइनली वी टॉक अबाउट क्लाइमेट एक्शन. हमारा ग्लोबल कमिटमेंट यही है with regard to the SDG goals, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट एज वेल एज अगर हम देखें अलग अलग गोल्स हैं. सो वन ऑफ द गोल्स टॉक अबाउट टू स्टॉप द डेजर्टिफिकेशन, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने यहाँ पे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी साइन किया है अंडर COP14, राइट. COP14 में दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया इन रिगार्ड टू कि डेजर्टिफिकेशन के लिए हम क्या स्टेप्स उठा रहे हैं. So in the light of this, we need to take necessary steps ताकि we are talked about or we are recognized in terms of at the world scale as well, right. तो यहाँ पे in light of this, what are the necessary actions that we need to take, ये भी हमने discuss किया है, and that is all with regard to my today's discussion of the most important topic. Thank you so much for watching.